अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बिशारत राजा साहब। बिशारत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ है, कहीं मुलाजमतों में इजाफा हो रहा है, कहीं जजों में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम जो है वो अपना फोकस करते हैं। आप राजा साहब हमें ये बताएं कि वो सुप्रीम कोर्ट की आप रीड भी कवर करते हैं, सिनेरियो क्या बनते बनते जा रहा है, बनने जा रहा है। 24 से 34 जो है वो जजेस हो गए हैं 17 से। अब ये गवर्नमेंट को, हुकूमत को इसका क्या फायदा होगा? दूसरा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को फिर उनको जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जो है हटा दिया गया है कानून साजी करते करके। आप इस सारे मामले को, ये जो जितने भी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो इसका लीडरशिप है, सुप्रीम कोर्ट की खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की अगर हम बात करें, वो इसको कबूल करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी साहब। असल में ये जो एक तो ये हुकूमत बड़ी जल्दी जल्दी ये सारा कुछ कर रही है ना। आज जितने तेजी से ये बिल कसरत राय से मंजूर करवाए गए, असम्बली में पेश किए गए और फौरी तौर पर जब वो हंगाम हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से स्पीकर के डाइस के सामने, तो इतनी देर में वज़ीर दफा जनाब ख्वाजा आसफ साहब उठे और उस हंगाम में उन्होंने वो मौजूदा मुलाजमत में तोसी वाला भी बिल पेश कर दिया, जिसमें वो 5 साल अब अगर उसको पढ़े ना, उसको एड आर तब्दील किया गया। उसका मतलब ये नहीं कि 5 साल, अगर हुकूमत वक्त चाहे तो 10 साल, 15 साल, 20 साल वो मतलब देती रहे एक्सटेंशन, कोई उसमें रुकावट नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में अब देखिए, जो सेनेट की कायमा कमेटी थी उसे जब बिल पास किया तो वो था 23 जजेस का। 23 जजेस थे, बाशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आज जो बिल पेश किया गया, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस का है और सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस का। क्यों? उसकी जरूरत क्यों पेश है? सवाल ये है। हाँ, उसकी जरूरत इसलिए पेश है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो रेगुलर नशिस्तें हैं जजेस की, वो है 17। एक तो खाली है क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक जो है वो काजी फाइज साहब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और बाकी ये 16 जजेस इस वक्त मुतहिद है। यानी कि वो जो अमीनुद्दीन खान और दूसरे, तो यार अमीनुद्दीन खान को छोड़े, अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर खान, बाकी क्या है? वो 3 साल अगर यही आफरीदी रहते हैं, बाकी लोग तो वो उनके खिलाफ तो नहीं जाएंगे ना। ये जजेस है मुतहिद, बहुत सारे मामलात पर इनके आपस में इत्तेफाक हुआ है, जिसकी जानकारी जो है वो पार्लियामेंटेरियन को मिली और उन्होंने अदलिया को बाजीचा एतफार बनाने के लिए यकमुश्त 25 से 34 वो अपना बैलेंस करने के लिए, वो जो अक्सरियत है अपनी तरफ उसको करने के लिए उन्होंने उसकी तादाद बढ़ाकर 34 कर दी। अब मसला क्या है? मसला यह है कि आपको पता है कि कल जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का अहम इजलास होना है, बिल्कुल, जिसमें आईनी बेंच के सरदार की नॉमिनेशन भी होगी। वो होती है आईनी बेंच के सरदार की नॉमिनेशन, तो उसमें से जजेस वो बेंच की तश्कील भी है। अब इनको पता था कि जी पर सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 4 वोट है ना, वो हमें नहीं मिले। 2 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 6 वोट हो गए टोटल, और उसके साथ 1 वोट वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंच का सरबराह होगा वो 7 हो गए, और जुडिशल कमीशन मेंबरान की तादाद है 13। अगर वो हो गए 7 और बाकी बचते हैं 6, तो फिर सुप्रीम कोर्ट विन कर जाती है, यहाँ पर हुकूमत को शिकस्त हो जाती है। तो फिर ये का सारा कुछ काबू करने के लिए उन्होंने इसको ये किया जी कि हम चूंकि अकलियत में जा रहे हैं, अक्सरियत दूसरी तरफ खड़ी है, तो हम 17 के बजाय 33 जजेस को हम करते हैं। एक जज आगे पीछे करना कोई मसला नहीं होता, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसको बढ़ाते हैं 33, क्योंकि आगे सुप्रीम कोर्ट में बहुत आम चीजें जो है ना वो आईनी बेंच के पास जाने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाला मामला भी लगेगा, उसमें मिलिट्री कोर्ट वाला भी आईनी केस है वो भी लगेगा, उसमें जुडिशल कमीशन जो बनने का 9 मई वाला वो भी दरख्वास्त है वो भी लगेगी, उसमें जो इंतखाबात के हवाले से धांधली कमीशन का वो भी लगेगा, उसमें लापता अफराद के केसेस है वो भी लगेंगे। अब ये खटका है इसमें, देखिए ये हुकूमत जो है ये जाली हुकूमत है ना, ये मुसल्लत की गई है आप पर। अगर हुकूमत आप पर मुसल्लत की जाती है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अगर मैं नाकाम हो जी किसी जगह, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर वो अरबा अख्तियार करूंगा जो मुझसे जो मुझे लाकर बैठाता है। अगर मेरे अंदर वो कैलिबर नहीं है, तो जो
मुझे लाकर बिठाता है ना, मैं उसकी खुशनुदी के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। इसलिए इन्होंने ये सारा मामला किया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का एक स्याह तरीन दौर गुजरा है, और पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक स्याह तरीन वो चीफ जस्टिस गुजरा है, उसके तो सुप्रीम कोर्ट को यार वो कहते थे जब कि चले भाई आप शुरू हो जाए तो वो शुरू होते थे। वो कभी नहीं कहते यार कि ये गैर आईनी काम हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, कुछ भी नहीं। वो हर जगह जब जब हुकूमत फंसी ना, उन्होंने सहूलतकारी की और अदलिया का वकार मजरू किया। अब इस अदलिया का खोए हुए वकार को, खोई हुई साख को बहाल करने के जब सुप्रीम कोर्ट के जज मुफीद हुए और ये बात इन तक इनके कानून तक पहुंची, थी उन्होंने कहा नहीं भाई हम जो है वो आपको तो नचाएंगे फिर। और ये इन्होंने 33 की है इसकी तादाद। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये कभी नहीं हो सकता इब्राहिम अब्बासी साहब किसी सूरत में भी कि यार ये इशारे करें और वो जजेस नाचे। अब तो ये जो अब कुछ हुआ है इससे समझे कि यार कि अदलिया सुप्रीम कोर्ट वो पार्लियामेंट बन गई है ना, पार्लियामेंट आना बन गई है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की औकात क्या रह गई है? वो तो क्लर्क बन गए ना, वो तो उससे तो उनके अख्तियारात क्लर्क जितने रह गए यार। वो जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम बर सूरत जो हमारा अख्तियार लिया गया है, हमसे जो अख्तियार छीना गया है, अदलिया का वकार मजरू हुआ है। अब देखिए मुझे ये बात बताएं, इब्राहिम अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले पर अमल दरामद हुआ इस वक्त? आपका आर्टिकल 1989, 1991 ये सारे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एग्जीक्यूटिव जुडिशरी फैसलों को मानने की पाबंद है, हर अदारा माने। इन्होंने कौन सा अभी तक मुझे बताया कि किसी फैसले को माना? आप देखें सुप्रीम कोर्ट को बाज़ीचा एतफाल तो शाहरुख पर नाचने वाला बना दिया ना, क्या किया उन्होंने? वो एक सेशन अदालत ये किस्म की बन गई है। राय साहब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मखसूस नशिस्तों वाला मामले को आपके नजर से देखते वो वाला केस किधर जाएगा, क्योंकि अमल दरामद। अब देखिए जो चीफ जस्टिस यही अफरीदी है ना, इनके लिए सबसे मुश्किल जो चैलेंज है ना वो दो तीन चीजों का है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से परमार है दरख्वास्तों की। आज भी जमात इस्लामी वालों ने दरख्वास्त दायर की है, देर लगा हुआ है दरख्वास्तों का, उसको चैलेंज किया हुआ है। एक तो वो है, दूसरा मखसूस नशिस्तों वाले फैसले की इम्प्लीमेंटेशन वाला मामला है, और तीसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत वाला मामला है, जिससे स्याह रोज जज काजी फाइज साहब कालीन के नीचे दबाकर गया था, उधर थल्ले दबाकर गया था जनाब, इन्होंने आकर उसे निकाला है। ये बड़ा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। इस मामले को वो टेकअप करेंगे और खोए हुए वकार को जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ था वो उसे बहाल करेंगे। ये बड़ा चैलेंज है। मेरे ख्याल में जो आपने सवाल पूछा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद बदसूरत होगा। ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट अक्सीती फैसला दे, फुल कोर्ट बैठी अक्सीती फैसला दे और यहाँ पर आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन न करें। ये कोई एक तरफ आप कहते हैं कि ये सरे बेज़मीन आइन नहीं है, दूसरी तरफ आप आइन की बात नहीं मानते, तो फिर ये क्या है यार? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा राय साहब, इस सारे जो आज तकरीबियां यानी कि इजाफा हुआ है, इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? यार देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ और नेवी चीफ की जो अब 5-5 साल की मुदत बढ़ा दी गई, 5 साल की नहीं, वो अगर आप पढ़े उसमें आ रहा है उसको बदला गया, आर को एंड में बदला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हो, अगर 5 साल के 10 साल कर दे तो क्या करेंगे आप? ये मुल्क के लिए ज़हर कातिल होता है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए नहीं होना चाहिए। हर आने वाला जो होता है, जो लाइन में लगा होता है ना, वो इतना उसका कैलिबर होता है कि वो उस जगह पहुंचता है। ठीक है, मुमकिन ये नहीं कि कोई भी इस मुल्क के लिए, अब देखें ना, गजीर तो कोई भी नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क पाकिस्तान बनाया था, वो चले गए, मुल्क तो चल रहा है ना। बाजवा साहब 6 साल रहे, वो समझते थे कि मैं इस मुल्क के लिए नागजीर हूँ, वो चले गए, मुल्क चल रहा है। जो भी आता है ना, जो इस कुर्सी पर बैठता है, वो समझता है मैं मुल्क के लिए नागजीर हूँ। नागजीर कोई नहीं है, ये दुनिया फानी है, दुआम सिर्फ अल्लाह की जात को है। आपने आज अगर कहें कि मैं कुर्सी मेरे साथ चिमट गई है, मैंने यहाँ पर सदा बैठना है, तो ये कभी भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की ये सुन्नत भी है। मैं तो सुन्नत कहता हूँ, लेकिन बाद लोग इतराज करते हैं कि इसको सुन्नत नहीं कहते होते, इसको असूल कहते हैं। उसका असूल है, यह अफाकी असूल है कि दुआम उसकी जात को है, वो कायनात का निज़ाम चलाता है, दुनिया अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ इब्राहिम, कुछ अशखास होते हैं जिनके आने की वजह से उर्दू को तकरीम मिलती है, और कुछ अशखास ऐसे होते हैं जिनके आने की वजह से उर्दू को तकरीम नहीं मिलती। अगर ये बात
हर इंसान ओहदे पर बैठा हुआ समझ जाए ना, तो फिर किसी किस्म का रोला भी ना पड़े। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि यहाँ पर जो भी बैठता है ना, वो समझता है कि जी मैं ही सारा कुछ हूँ, ये बाकी कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन एक बात याद रखें इब्राहिम, जो जो भी खुशनुदी के लिए जो भी करता है वो भुगतता है। आज ये हुकूमत ये जो सेटअप है, ये पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, अगर ये खुशनुदी करके ये सारा कुछ करते हैं ना, तो कल ये भुगतेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर आपको कानून आइन आपकी मर्जी का नहीं है, वो आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप उसको ही जो है वो तब्दील कर दें। आज वही कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की राय साहब अगर हम बात करें, मैं उसके ऊपर मुख्तसर आपको अपना नजर दिया दूँ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए मुश्किल वक्त इस वजह से अब वो ये समझ नहीं आएगी उनको कि वो चीफ जस्टिस रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह बने, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। साथ में जजेस की तादाद भी अब 10 से बढ़ा के 12 कर दी गई है। अब जो है अगर अमर फारूक साहब चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, साथ जाहिर है अगर दुगनी 17 मजीद जजेस सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो यकीनी तौर पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब को भी यहाँ से जाना पड़ेगा। उसके बाद मियाँ साहब, मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब, जहांगीरी साहब, और साथ में बाबर सत्तार साहब के अंदर जंग छिड़ेगी कि इनमें चीफ जस्टिस कौन बनेगा। यकीनन वहाँ पे मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब चीफ जस्टिस बनेंगे वहाँ पे। उसके बाद जो बाकी जजेस बन जाएंगे, जिसमें 3 नए तो जजेस मुझे आएंगे। इब्राहिम साहब ये बताएं मुझे कि हमारे जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जैसे सामर फारूक, देखिए आपको आइन बेपनाह अख्तियार देता है। आज वो इंतजार हसन बलूचा की जो एप्लीकेशन वहाँ लगी हुई थी, उसमें एक खुली अदालत में उन्होंने एक इंकशाफ किया कि मेरे एक दोस्त को जो है ना, वो मेरे जानने वालों को जानने वाला, और आप ये मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है यार। मतलब मैं इसको शर्मनाक कहता हूँ ना, इसलिए कि आपके पास इख्तियार है, आपने आप आईजी को बुलाए ना, आप होम सेक्रेटरी को बुलाए, उन्हें कहें कि ये है, ये कराची तो नहीं है ना, आपने मुल्क को कराची बना दिया, या इस्लामाबाद सिटी को जो पूरा अमन शहर था, ये डाकुओं का शहर बन गया। आप मतलब आप खुली अदालत में इस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप किसके पीछे लगे हुए हैं? आईजी इस्लामाबाद साहब के साथ जो कुछ होता रहा अदालत के अंदर, उसका मैं भी गवाह हूँ। जो कुछ जिस तरह आज मुझे एक बाप ने, चीफ साहब ने कई दफा ये बात बोली आईजी साहब को कि मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कब्जा माफिया के साथ मिली हुई है। चीफ जस्टिस यार मेरी बात सुने, मैं इस पर छोड़ा चीफ जस्टिस साहब को। मैं जब ये नए नए चीफ जस्टिस बने थे, तो इन्होंने जो उस वक्त काम किया था ना, मुझे पता है, मैं उस वक्त हाई कोर्ट कवर किया करता होता था। चीफ जस्टिस साहब अटॉर्नी जनरल के साथ फ्रेंडली मैच खेलते रहे इंतजार हसन बलूचा का। मैं आपको टाइम देता हूँ जी, वो कहता रहा टाइम दे मैं टाइम देता हूँ, हंस कर मैं टाइम देता हूँ। फिर आज कहते हैं जी कि मैं तो बड़ी दर्दनाक और दर्दनाक सूरत हाल देखी उसकी। तो आप ऑर्डर जारी करते हैं ना, उसको बगदार करवाते हैं ना। देखिए आपको मैं एक और चीज बताऊं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा रोज आना जाना रहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बाद, ऑर्डर होने के बावजूद कई लोग नहीं आए। ये अगर कहे चीफ जस्टिस साहब, अगर ये दावा करें ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ये लोग मेरे ऑर्डर से बाजियाब हुए, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मेरी एक बात सुने इब्राहिम, यहाँ पर डॉक्टर शीरी मजारी को उठाया गया इस्लामाबाद की रूट से। ईमान मजारी ने पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुबह G10 में होती थी। अदालत लगी 7 बजे शाम। चीफ जस्टिस तरमिनुल्लाह की अदालत, चीफ जस्टिस होते थे, उन्होंने कहा कि रात 11 बजे से पहले पहले यहाँ पर प्रोड्यूस करें शीरी मजारी को। आपने इस्लामाबाद के रूट से उसे उठाया कैसे? 10:30 बजे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। बिल्कुल ऐसे ही आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस के फैसले आप देख रहे हैं। बाबर सत्तार साहब ने फैजान नामी जो बच्चा था उसको बाजियाब करवाया, मोहसिन सिरकानी साहब के ऑर्डर है, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का ऑर्डर है, राजा बिशारत साहब के भाई को बाजियाब करवाया था उन्होंने उसी दिन शाम को। वही मेरे ख्याल में 10-11 बज गए थे, या शाम रात को उन्होंने वापस किया था। ये सारे मामले अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अगर ये क्रेडिट दिया जाए कि उन्होंने बंदे बाजियाब करवाए, इंतजार पंजोथा को उन्होंने बाजियाब करवाया, या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम साहब को उनको बाजियाब करवाया, या फिर अगर मुल्तानी के भाई हैं, ये बिल्कुल उनको क्रेडिट देना गलत होगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब वक्त देकर चले जाते थे, बंदा आ जाता था। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी पूछने की जहमत नहीं की कि बंदा कहाँ था, तहकीकात हुई, कौन लोग लेके इनको गए थे। इस मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को एक किस्म से उन्होंने खुला लूप दिया हुआ था अटॉर्नी जनरल साहब। एक चीज और भी आ रहा है सर, अटॉर्नी जनरल साहब यकीन नहीं करते 2-3 दिन में आ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अदालत क्यों नहीं पूछती कि यार कहाँ है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान? मतलब इतना काबुल आदमी है, लेकिन अब
गलत हाथों में इस्तेमाल। जिनके घर जाकर उसका क्या किया जाए। सुनने में आ रहा है उनको भी कहीं जो है वो किसी आईनी बेंच का या किसी आईनी अदालत का जो है वो जज बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या जो है वो मामला होते हैं, चीफ जज वो बनते हैं या नहीं बनते। अलबत्ता हमें अगले भी लाख तक इजाजत दीजिए। राजा बिशारत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।